किसी भी देश में सफल लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दलों का होना आवश्यक है। राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, लेकिन आज इस प्राण को लेने के लिए यमराजों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जनता आज इन्हीं यमराजों से तबाह हो रही है। वह तरह तरह के मुद्दों की अग्नि सुलगाकर उसमें घी डालने का काम कर रहे हैं। इस ज्वाला की लपटों में झुलसती है तो केवल यहाँ की निर्दोष जनता। आज राजनीतिक दलों और अपराधियों के बीच स्वार्थ पूर्ति के लिए मित्रता है। अपराधियों का काम जहां समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्यों में लिप्त रहना है, वहीं राजनीति और राजनीतिज्ञों का कार्य समाज और राष्ट्र के संपूर्ण विकास से संबंधित है। लेकिन आज दोनों के बीच एक सामंजस्यपूर्ण संबंध विकसित हो रहा है। आज की राजनीति में हत्यारों और असामाजिक तत्वों की खुलकर मदद ली जा रही है। नेता अपना महत्व बनाए रखने के लिए गुंडे, माफिया गिरोह तथा डकैतों जैसे असामाजिक तत्वों को पालते हैं, ताकि नाजुक वक्त में इनका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सकें। चुनावों में हिंसा इतनी प्रभावी हो चुकी है कि कई स्थानों पर विजयश्री इनके सर पर ही बंधती है। राजनीतिक दल अपने प्रत्याशी की विजय के लिए प्रचार कार्य पर उतना जोर नहीं देते जितना मारकाट, बेईमानी और गुंडागर्दी पर। अपराधियों के राजनीतिक संबंध होने के कारण पुलिस उनसे डरती है, साथ ही उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे पर कोई सुनवाई नहीं होती। इसलिए ऐसे असामाजिक तत्व और हत्या जैसे अपराधों की अभियुक्ति भी बड़ी संख्या में सांसद और विधायक और कई बार तो मंत्री तक बनने में सफल हो जाते हैं। मौजूदा तथ्य से यह स्पष्ट हो रहा है कि वर्तमान में राजनीति किस हद तक पलीत हो चुकी है तथा नेतागण कितने स्वार्थी और चरित्रहीन हो गए हैं। राजनीति में बढ़ते अपराध का कारण यह नहीं है कि राजनीतिक दलों में दुर्जन सक्रिय हैं, बल्कि सज्जन जनता ही निष्क्रिय है। जनता ये आशा लगाए बैठी है कि कोई चमत्कार या महापुरुष इस समस्या से निजात दिला देगा, लेकिन उसका ये एक भ्रम है, क्योंकि जब तक जनता स्वयं सक्रिय नहीं होगी तब तक समाज में दुर्जनों का बोलबाला बना ही रहेगा। इस समस्या का समाधान सिर्फ जनता के हाथ में है। नमस्कार, मैं शुभम गुप्ता और आज के इस खास कार्यक्रम बात जनहित की में हम चर्चा करने वाले हैं राजनीति की दुनिया के दुर्जनों की। देश के लिए यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्वतंत्रता के 5 वर्षों बाद भी हमारी राजनीति का आधार जातिवाद, क्षेत्रीयवाद तथा भाई भतीजावाद है। आज भी अधिकांश नेता इस आधार पर चुनाव जीतकर राजनीति में आते हैं। ये लोग जनमानस की इस कमजोरी का पूरा लाभ उठाते हैं और कुर्सी पाने के लालच में ये किसी भी स्तर तक गिर जाते हैं और लोगों को जाति, क्षेत्र, भाषा व धर्म के नाम पर आपस में लड़वाकर अपना स्वार्थ की सिद्धि करते हैं। वर्तमान में भारतीय राजनीति का अपराधीकरण जिस तीव्र गति से बढ़ रहा है, इसे देखते हुए कोई भी कह सकता है हम अपने लक्ष्य से पूरी तरह भटक चुके हैं। अब राजनीति के अपराधीकरण का कारण क्या है, इसकी वजह क्या है, ये भी आप जान लीजिए। यह तो सच है कि भारतीय राजनीति में अपराधी तत्वों का प्रवेश एक दिन में नहीं हुआ है। स्वतंत्रता के पश्चात जिस तरह से कुर्सी के लिए जी तोड़ संघर्ष आरंभ हुआ, सभी दलों ने अपना अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए अपराधियों के साथ गठजोड़ बनाने में अग्रिम भूमिका निभाई। उससे राजनीति का अपराधीकरण होता चला गया। वर्तमान भारतीय राजनीति में धन व शक्ति का बोलबाला है। एक आंकलन के अनुसार सामान्यतः 90% से अधिक हमारे नेतागण या तो अत्यधिक धनवान परिवारों से हैं, नहीं तो उनका संबंध आपराधिक तत्वों से होता है। गुणवत्ता कभी भी हमारे चुनाव प्रक्रिया का आधार नहीं रहा है। यही कारण है कि आज राजनीति में कोई भी योग्य व्यक्ति आगे नहीं आ पाता। यदि कोई योग्य व्यक्ति आगे आता भी है तो धन शक्ति का अभाव उसे पीछे खींच कर ले जाता है। इन परिस्थितियों में वे स्वयं को राजनीति से पूरी तरह अलग कर लेते हैं। इसलिए राजनीति में वे लोग आ जाते हैं जिनमें स्वार्थ की भावना देश के प्रति प्रेम की भावना से कहीं अधिक होती है। ऐसे लोग हमारे देश की जड़ों को दीमक की भांति खोखला करते हैं। देश के अधिकांश नेता ही जब अपराधी प्रवृत्ति के हैं, तब देश की राजनीति का अपराधीकरण स्वाभाविक है। यही भ्रष्ट नेता अपने प्रशासन में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद को जन्म देते हैं। देश के अनेक महत्वपूर्ण पदों को यह सीधे प्रभावित करते हैं तथा पदों पर भर्तियां योग्यताओं के आधार पर नहीं, जबकि इनकी सिफारिशों व निर्देशों के अनुसार होती है। हमारी कानून व्यवस्था में भी तुरंत सुधार की आवश्यकता है। इस व्यवस्था में अनेक कमजोर कड़ियां हैं। अनेकों भ्रष्ट नेताओं पर आरोप लगते रहते हैं, परंतु आज तक शायद ही किसी बड़े नेता को सजा के दायरे में लाना संभव हो पाया है। वे अपने पद पर
धन अथवा शक्ति के प्रभाव से स्वयं को आज़ाद करा लेते हैं तथा स्वयं को स्वच्छ साबित करने में सफल हो जाते हैं। राजनीति का अपराधीकरण हो या अपराधियों का राजनीतिकरण, दोनों ही कृत्य भारतीय लोकतंत्र के लिए चुनौतियां हैं। वैसे तो अपराध और राजनीति का साथ चोली दामन का है, लेकिन हाल के दशकों में इसमें जो वृद्धि हुई है उसने लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए खतरे उत्पन्न कर दिए हैं। अब ऐसा नहीं है कि राजनीति के अपराधीकरण पर कुछ नहीं किया गया, इसको लेकर उच्चतम न्यायालय द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं। हमारे देश में राजनीति और अपराध का गठजोड़ चिंता का विषय बन चुका है। उच्चतम न्यायालय ने भी समय समय पर ऐसे कृत्यों पर रोक लगाने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। हाल ही में न्यायालय ने राम बाबू सिंह ठाकुर बनाम सुनील अरोड़ा और अन्य 2021 मामले में राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि देश अब धैर्य खो रहा है और राजनीति में अपराधियों के प्रभाव में कमी होने की प्रतीक्षा कर रहा है। न्यायालय ने आपराधिक छवि वाले प्रत्याशियों की पूरी जानकारी नहीं दिए जाने के कारण कई दलों पर जुर्माना भी किया है। इस निर्णय में न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को भी निर्देशित किया है कि एक मोबाइल ऐप बनाकर दागी या आपराधिक छवि वाले प्रत्याशियों की पूरी सूचना उपलब्ध कराए। शीर्ष अदालत ने यह भी संकेत दिए हैं कि ऐसे सांसदों और विधायक से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ बनाई जा सकती है। न्यायालय ने 2020 में पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन और अन्य बनाम भारत संघ मामले में राजनीति के अपराधीकरण और अपराधियों के राजनीतिकरण पर रोक लगाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। अब देश की राजनीति में यूपी की भूमिका क्या है ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन देश को सबसे ज्यादा आपराधिक छवि वाले नेता भी उत्तर प्रदेश ने दिए हैं, ये भी किसी से छुपा नहीं है। देश का सबसे बड़ा राज्य होने के कारण उत्तर प्रदेश का देश की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान है। इस प्रदेश की राजनीति पूरे देश को प्रभावित करती है। राजनीतिक गलियारों में यह जुमला काफी प्रसिद्ध है कि दिल्ली की सत्ता उत्तर प्रदेश से गुजरती है। उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है, इसमें प्राकृतिक संपदा भी भरपूर है। गंगा जमुना जैसी सदाबहार नदियों के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर पूरे साल प्रदेश में तीनों फसल यानी रबी, खरीफ और जायद पैदा की जाती है और भरपूर खाद्यान्न पैदा होती है। इतना सब कुछ होते हुए भी इस प्रदेश का नाम देश के सबसे पिछड़े प्रदेशों में आता है। शिक्षा का क्षेत्र हो या उद्योग धंधों का या सड़क, पानी, बिजली, रोजगार जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के मामले में अन्य प्रदेशों के मुकाबले उत्तर प्रदेश काफी पिछड़ा हुआ है। देहाती क्षेत्रों का तो और भी बुरा हाल है। यहाँ आज भी रूढ़िवाद, आडंबर, अशिक्षा जैसे अभिशापों से मुक्ति नहीं मिल पाई है। कुल मिलाकर देखें तो अपराध, भ्रष्टाचार और अव्यवस्था पूरे प्रदेश का नसीब बन चुकी है। सवाल पैदा होता है, इतनी महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद आखिर उत्तर प्रदेश का विकास क्यों नहीं हो पाया? राजनीतिक दृष्टि से इतनी महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद उत्तर प्रदेश का पिछड़ा होना प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। अब सवाल ये भी है, क्या राजनीतिक नेतृत्व इसका जिम्मेदार नहीं है जो इस राज्य में जातिवाद की राजनीति खेलता आया है? पहले प्रदेश को धर्म के आधार पर बांटा गया। अब तक देश में सबसे ज्यादा धार्मिक दंगे इसी राज्य में हुए हैं। उसके बाद जाति आधारित नीति ने पैर फैलाए और प्रत्येक जाति के संगठन तैयार हो गए। कोई वैश्य समाज का संगठन बना तो कोई ब्राह्मण का, कोई यादव, कोई जाट, कोई पंजाबी तो कोई पद दलित समाज और कोई किसान वर्ग का। अनेकों संगठनों ने अपने अस्तित्व में जोरदार तरीके से दस्तक दी और प्रदेश को विभिन्न जातियों समूह में बांट दिया। यहाँ तक कि मुस्लिमों में भी सिया, सुन्नी, गद्दी, अंसारी, कसाई जाति जैसे जातिवाद सुर उभरने लगे। इन्हीं जातीय संगठनों ने क्षेत्रीय दलों को जन्म दिया, जो दल सिर्फ एक या कुछ जातियों का ही प्रतिनिधित्व करने के लिए अस्तित्व में आए। धीरे धीरे इन्हीं क्षेत्रीय दलों ने राष्ट्रीय पार्टियों को महत्वहीन बना दिया। यहाँ पर चुनाव जीतने का मुख्य आधार ही जातिवाद रह गया। जो दल सिर्फ एक या कुछ जातियों का ही प्रतिनिधित्व करने के लिए अस्तित्व में आए, धीरे धीरे इन्हीं क्षेत्रीय दलों ने राष्ट्रीय पार्टियों को महत्वहीन बना दिया। यहाँ पर चुनाव जीतने का मुख्य आधार ही जातिवाद रह गया। जो नेता या दल सिर्फ जाति के नाम पर चुनाव जीतकर आएंगे, वे विकास पर ध्यान क्यों देंगे? यही कारण रहा है कि उत्तर प्रदेश लगातार पिछड़ता गया। बिजली, सुरक्षा व्यवस्था और भ्रष्टाचार के कारण अनेक उद्योग प्रदेश से कूच कर गए। नए उद्योग लगाने के लिए उपयुक्त वातावरण न होने के कारण औद्योगिक विकास नीचे गिरता चला गया। युवकों को रोजगार के लिए अन्य प्रदेशों की ओर जाना पड़ा। अब सवाल ये भी उठता है कि जिस प्रदेश ने देश को
अनेकों प्रधानमंत्री दिए हैं, उसकी दुर्दशा आखिर ऐसी क्यों? बात जनहित की में आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दुर्जन कैसे सक्रिय होते चले गए। तब तक के लिए धन्यवाद।